आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सो आज हम लोग जानेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या रहती है। तो पार्टनरशिप की आप बुकिश डेफिनेशन को बाद में सोचें, पहले आप ये सोचें कि पार्टनरशिप होता क्या है आपके हिसाब से। तो आपके माइंड में एक आंसर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि पार्टनरशिप दो लोग या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर के अगर कोई बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलेंगे। तो आपने एकदम सही सोचा है कि हाँ, दो या दो से अधिक लोग मिलकर के जब कोई बिजनेस को रन कर रहे होते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। इस डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें और हैं जिन्हें हमें समझना है। जैसे इसमें आपने एक बहुत ही अच्छी बात सोचा है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर अकेला आदमी बिजनेस करेगा तो उसे हम सोल ट्रेडिंग कहेंगे, ना कि पार्टनरशिप। ठीक है, तो मिनिमम जो लोगों की ज़रूरत होती है पार्टनरशिप में वो होती है दो। तो दो या दो से अधिक ओके लोग मिलकर के अब बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ आपने ये भी सही कहा कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। अब हम ये समझेंगे कि बिजनेस किस तरह का होना चाहिए। तो आइए हम इसके जो भी पार्टनरशिप के बारे में आपको पता है उसे और थोड़ा डिटेल में हम समझें, और लास्ट में जब हम इसकी डेफिनेशन आपको बताएंगे तो आपको वो डेफिनेशन बिल्कुल याद हो जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला पॉइंट, और हमारा पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन्स। तो पहला पॉइंट है टू और मोर पर्सन्स, यानी यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है दो लोगों की। पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोगों का होना ज़रूरी होता है। अब सवाल उठता है कि मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। मिनिमम तो दो हो गए, मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं 50। तो अब ये सवाल उठता है कि ये 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है। कोई तो लॉ होगा, कोई तो कानून होगा जहाँ ये बताया गया कि मैक्सिमम 50 पार्टनर ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हाँ, ये लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ कंपनीज एक्ट में क्यों लिखी हुई है। तो यहाँ तो होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा होना चाहिए। तो मैं बताऊँ आपको कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। सो हम यहाँ पे जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट होता है तो दूसरे एक्ट को देखते हैं जहाँ पे पार्टनरशिप में मैक्सिमम लोगों की नंबर्स के बारे में बताया जाता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात बताई गई है कि मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। किसी पार्टनरशिप फर्म में अगर 50 से ज़्यादा पार्टनर हो गए तो उस फर्म को अपने आप को कंपनी में बदलना पड़ता है। अब वो पार्टनरशिप फर्म रह करके बिजनेस नहीं कर सकती है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर अगर पार्टनर्स 50 से ज़्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा। तो फर्म इलीगल हो जाएगी। अब फर्म इलीगल हो जाएगी मतलब उसे अपना बिजनेस को बंद करना होगा। लेकिन पार्टनर्स के पास एक ऑप्शन है, सारे पार्टनर्स मिल करके अपने फर्म को कंपनी में बदल सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो उनकी अब फर्म बंद हो जाएगी, अब वो फर्म कंपनी में बदल जाएगी। फर्म डिसॉल्व होकर के एक कंपनी बन जाएगी। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट में, टू और मोर पार्टनर्स। तो हमारा पहला पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है बिजनेस। दो या दो से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस किस तरह का होना चाहिए। बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बिजनेस किस तरह का होना चाहिए। तो बिजनेस में दो खासियत होनी चाहिए, दो पॉइंट्स होने चाहिए बिजनेस के अंदर में, कोई भी बिजनेस के अंदर में जिसे हम पार्टनरशिप के अंदर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस शुड बी लीगल। बिजनेस ऐसा होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। हम कोई इलीगल काम ना कर रहे हों। इलीगल से मेरा मतलब है इंडियन पीनल कोड के तहत जो भी चीज़ें जुर्म के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं वैसा काम हमें नहीं करना है पार्टनरशिप के अंदर में। ओके, जैसे दो या दो से अधिक लोग मिलकर के बैंक लूटने की साजिश कर रहे हैं या फिर बैंक लूटते हैं दो से ज़्यादा लोग मिलकर के, तो ऐसे चीज़ों को हम पार्टनरशिप के अंदर नहीं कंसिडर करते हैं। ये बिजनेस नहीं माना जाता है। अब दूसरी चीज़ जो है, पहली चीज़ हो गई कि बिजनेस शुड बी लॉफुल। मैंने बोला था दो पॉइंट्स होंगे। तो दूसरा पॉइंट है बिजनेस शुड बी प्रॉफिट मेकिंग। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि कोई ना कोई फ़ायदा हो या होने के चांसेस हो फ्यूचर में।
जैसे अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके बैठ करके एक संस्था रन कर रहे हैं जहां वो गरीबों का फ्री में इलाज करते हैं और गरीबों को फ्री में सुविधाएं देते हैं, ठीक है, और इसमें उन्हें एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं होने का है, वो जो भी पैसा आएंगे उस पैसे से गरीबों की मदद करने की सोच रहे हैं। तो ऐसी संस्थाएं पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम लोग नहीं रखते हैं, पार्टनरशिप के डेफिनेशन के अंदर ऐसी संस्थाओं को नहीं रखते। तो हमारी जो भी बिजनेस हो उनमें 2 खासियत होनी चाहिए, पहला वो लॉफुल होना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट में, जो मैंने बोला था कि हमारी जो डेफिनेशन है वो अधूरी है, तो वो थर्ड पॉइंट अब हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई बिजनेस करेंगे तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। तो डेफिनेटली हमारा थर्ड पॉइंट है एग्रीमेंट। तो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे। तो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, क्योंकि आज के वक्त में आप बोली हुई चीज़ों को भूल जाते हो और बोली हुई चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, इसलिए ये बेटर होता है कि हम अपने एग्रीमेंट्स को रिटन में रखें। सो एक रिटन एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर में जो होता है पार्टनर्स के बीच में, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर में क्या क्या कंटेंट होते हैं। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। पहली पॉइंट हमारी थी 2 और मोर पर्सन्स, सेकेंड पॉइंट थी हमारी बिजनेस और थर्ड पॉइंट थी हमारी एग्रीमेंट। अब फोर्थ पॉइंट हम मूव करते हैं। जो फोर्थ पॉइंट हमारा है वो है प्रॉफिट शेयरिंग। हमारी फोर्थ पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। हमारे इस पार्टनरशिप बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगी उसे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट को शेयर करना भी पार्टनरशिप में बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो मिल करके 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके, लेकिन उसके प्रॉफिट्स को आप अगर आपस में डिवाइड नहीं करते हो तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। सो प्रॉफिट शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, सो प्रॉफिट शेयरिंग का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रॉफिट को बांटना। अब प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे? तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है। अगर हमारे बीच में प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करने का एग्रीमेंट हुआ है तो हमें प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड करना है, और अगर किसी और तरीके से हमने प्रॉफिट को डिवाइड करने की सोचा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स को। चलिए अब हम बात करते हैं, मूव करते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, और वो है हमारा फिफ्थ पॉइंट, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ये पार्टनरशिप का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी से मेरा मतलब है कि अगर मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर, और पार्टनर ए जा करके कोई एग्रीमेंट करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी थर्ड पार्टी से, और वहाँ पे पार्टनर ए अपने साइन करता है एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ एबीसी फर्म के पार्टनर के तौर पे ए ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाला फ़ायदा जो होगा वो सिर्फ ए को नहीं मिलेगा, उस फायदे को ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा वो फायदा। और उसी तरह से अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से जिसे मिस्टर ए ने किया था थर्ड पार्टी के साथ में, अगर कोई नुकसान होता है तो उसे भी तीनों पार्टनर सहेंगे, यानी किसी एक पार्टनर के किए हुए काम का असर सारे पार्टनर्स को होता है। फायदा हुआ तो भी बेनिफिट भी सारे लोगों को मिलेगा, और नुकसान भी हुआ तो सारे लोगों को मिलेगा। समझ आ रही बात? तो यानी यहाँ पे एक पार्टनर फर्म के लिए एज एन एजेंट काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम यहाँ पे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। इन द सेम वे कि कोई एक पार्टनर मान लीजिए किसी एग्रीमेंट से अननोन है, लेकिन बाकी पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट किया किसी थर्ड पार्टी के साथ, उस एग्रीमेंट का भी असर होगा दूसरे पार्टनर्स जो पार्टनर अननोन थे इस एग्रीमेंट से। तो यही होती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब यही है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन के साथ करता है तो उस थर्ड पर्सन की निगाहों में सारे लोग लायबल होंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं, जो हमने ये पांचों पॉइंट बताया है, ये 5 ही पॉइंट है जो हमारे डेफिनेशन के अंदर हैं। तो अब हम डेफिनेशन बुक में देखते हैं। तो बुक में जो डेफिनेशन है वो है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them acting for all। तो इस डेफिनेशन में आप देखिए, सबसे पहली बात बताई गई, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed। अब यहाँ पे एग्रीमेंट की बात आई, तो who have agreed to share the profits of a business। वो एग्री कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। कौन से चीज़ की प्रॉफिट को? किसी बिजनेस के प्रॉफिट को। who have agreed to share the profits of a business which is, और वो बिजनेस कैरी किया जा रहा है, रन किया जा रहा है, कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी मिलकर रन कर रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक रन कर रहा है सबके तरफ से। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो एक आदमी भी अगर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करता है तो उसका बेनिफिट या उसका असर सारे पार्टनर्स को सहना पड़ता है या फिर बेनिफिट भी मिलता है सारे पार्टनर्स को। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो। तो मैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or any of them। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को अगर आपको बेनिफिट हुआ हो पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझने में और पार्टनरशिप के फीचर्स को समझने में, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि नॉलेज है जिसे आप जितना शेयर करोगे उतनी ही बढ़ती है। अब मेरी जो इस चैनल को है उसे अगर आप सब्सक्राइब करें तो हो सकता है कि मैं आपको हर रोज़ इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग और मैथ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।